आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीजें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाए तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं, खास तौर पर अवांछित आदतें। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। 1, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूंगा। बाद के अध्याय में दूसरे बिंदु का उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह कि हम गलत चीज को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूं उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती हैं: आपके परिणामों में बदलाव, आपकी प्रक्रियाओं में बदलाव या आपकी पहचान में बदलाव। पहली परत आपके परिणामों में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सकें, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपको राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका। अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं। टाइम्स आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं। प्रक्रियाएं वे हैं जो आप करते। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करके करते हैं कि वे क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। परिणाम आधारित आदतों में फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या अर्जित करना चाहते हैं, जबकि पहचान आधारित आदतों में फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है,
नहीं, धन्यवाद। मैं सिगरेट नहीं पीता बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता है। इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्किनी परिणाम होना चाहता हूं, और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी प्रक्रिया हो सकूंगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते हैं जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं, उस नजरिए को वे नहीं बदलते हैं और न ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आजादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञापालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहां भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं, आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका उत्तम उदाहरण मानी जा सकती है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहां तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बढ़ न जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दें। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं। और इसने काम कर दिखाया, लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं। मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे, यह पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा टाइम्स तक नहीं की थी, और इसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से मैं अब गर्व से उनकी इतनी कदर करता हूं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है।
यह कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देख रेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपकी अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो गई तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं, तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। टाइम्स लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। टाइम्स लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। टाइम्स लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के शोध बताते हैं। तो आपकी व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह यह भी दुधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है, ताकि यह आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद कर पालन करते रहते हैं। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। टाइम्स मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है। और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह कर ही नहीं सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है, उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं, समूह की पहचान क्या हैं। अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि, व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय की हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्तिसंगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती हैं, तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे।
किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते हैं। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नजरिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है? और आप आपकी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीजों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की दो चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है, वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वहीं आपकी आदतें हैं। आप जब अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं, तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं, तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी, पहचान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेंशियास से हुई है, जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी, पहचान, मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे ही मानते हैं, क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं, तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपके पास साक्ष्य हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिरने पर भी जिम जाते ही हैं, तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे, तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूं, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखन का करियर शुरू किया, तो पहले के कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित 5 आपकी पहचान के कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी वैसे ही बने रहते हैं, जैसे किसी को लंबे या नाटे के रूप में पहचानना। अन्य गुणों और विशेषताओं के लिए भी यह सही होता है, भले ही आप उनको सकारात्मक रूप में देखें या नकारात्मक रूप में देखें। जीवन में जो अनुभव हुआ है, उसकी के अनुसार इसका निर्धारण होता है। कराता था जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वका हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगें, या आपने एक चित्र बनाया है
तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगें, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदलकर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे, शायद यही वह बात है जो मैं हूं। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं। और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग हैं। आप कौन हैं? इसे बदलने का सबसे ज्यादा व्यावहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। टाइम्स हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। टाइम्स हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आप एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हैं तो आप लीडर होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वह भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को चोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की नहीं बल्कि बहुमत की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की जरूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहे जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल दो चरणों की प्रक्रिया है। एक, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दो, छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं?
आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे सिक्स पैक एब्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं, या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्ट अप चला लेता है? उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने, परिणाम आधारित की बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद, पहचान आधारित हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूं जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। टाइम्स मैं इस तरह का डॉक्टर हूं जो हर रोगी को जरूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूं जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चलकर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही, तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप्स से हमारा पहला परिचय कराती है। आपको आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपको पहचान आपको आदतों को आकार देती हैं। यह दोतरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है। इस अवधारणा के बारे में अगले अध्याय में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण पहचान में बदलाव। आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार सबसे चमकदार पक्ष होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसे बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, वरन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसलिए हम यहां इसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं, उन्हें बदलने की सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है, और आदतें क्यों मायने रखती हैं, उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए। यह हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है,
जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है। उनका तात्पर्य बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं, क्योंकि ये आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्षरशः आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। अध्याय का सार 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है, जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, यद्यपि वे ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती हैं। 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था। नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थीं। वे किनारों पर अपनी नाक डालतीं, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करतीं। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहतीं और दरवाजा खोलकर भाग निकलतीं। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में वहां ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थीं। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा। 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 71 इंच। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज्यादा स्वचालित हो गईं। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया: जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं?
क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है? एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है, तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है। मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है, सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीखना रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थीं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था। मैंने ठीक उसके पहले क्या किया था? सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती हैं। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, तो आपकी सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है, तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो, तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे, वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे, आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी, अब वह स्वचालित हो गया है। आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं, तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है।
क्योंकि मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है, ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है, चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है, जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है, ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुध कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं ढाल सकता जिसमें मैं रस न ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देता? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती हैं, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती हैं, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत, जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, उसका विज्ञान 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारें कैसे। सभी आदतें 4 चरणों में इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में, इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे, जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं, यह उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है। क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है।
प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनियां मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती हैं। जब तक व्याख्या न हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती हैं। एक, वे हमें संतुष्ट करती हैं। दो, वे हमें शिक्षित करती हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। पदोन्नत होने से ज्यादा धन और सम्मान मिलना है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे तात्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा हैं, जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता है
तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। आदत के इन 4 चरणों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या फीडबैक लूप के तौर पर की जा सकती है। ये अंतहीन चक्र बनाते हैं जो आपके जीवन में हर पल चलता जा रहा है। यह आदत चक्र सतत रूप से आस पास के वातावरण को स्कैन कर लेता है और आगे क्या होगा इसके बारे में खुलासा कर देता है। परिणामों से विभिन्न प्रतिसादों की कोशिश करता है और उनसे सीखता रहता है। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक को बढ़ाता है, जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है, यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती हो, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आस पास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आता है और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के आभास की होती है, जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का होता है। संकेत, आप काम में एक प्रोजेक्ट पर कहीं अटक जाते। ललक, आप अटका हुआ महसूस करते हैं और अपनी कुंठा से मुक्त होना चाहते हैं। प्रतिसाद, आप फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया देख लेते। पुरस्कार, आपकी ललक पूरी होती है और आप राहत महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को देखना काम के दौरान अवरोध आने से संबद्ध है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आपने इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि यह आप बिना सोचे कर देते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं, तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी को चला रही हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहले क्यों बांधना आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं, परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यावहारिक संरचना में बदल दें, ताकि हम अच्छी आदतों को बना सकें और बुरी आदतों को खत्म कर सकें।
मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूं और यह अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में रहते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये इसके बहुत आस-पास हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये चारों नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। चाहे आप कैसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों, इन नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें, तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वह क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूं कि मैं करने जा रहा हूं? मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूं? या सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूं? या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूं? या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूं? किसी चीज को मैं क्यों अहम कहता हूं, लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता? तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। 1. मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूं? 2. मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं? 3. मैं इसे कैसे आसान बना सकता? 4. मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूं? जीवन में जो तंत्र हैं, उनके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्यायों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरें और खराब आदतें लुप्त हो जाएं। अध्याय का सार आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल नियम हैं, जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें ये हैं: 1. इसे स्पष्ट बनाए, 2. इसे आकर्षक बनाए, 3. इसे आसान बनाए और 4. इसे संतोषप्रद बनाए।